नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बजाय तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा करते रहे हैं कि वो ये युद्ध खत्म करवा देंगे, अब उनके रुख में बड़ा बदलाव दिख रहा है। वो शांति की बजाय आक्रमण की बात कह रहे हैं। यूक्रेन को रूस पर हमला करने का खुला आदेश दे रहे हैं। यही नहीं, अब वो शांति वार्ता को लेकर भी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने इस वार्ता से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप 3 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिशों से हार मान चुके हैं। वहीं उनके आदेश से ये जंग अब और तेज होती नजर आ रही है। तो ट्रंप के आदेश पर यूक्रेन रूस पर करेगा हमला, इस सवाल पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ओमान की खाड़ी में ईरान का शक्ति प्रदर्शन, इजरायल अमेरिका को दिया सीधा संदेश, अगर जंग हुई तो घातक होगा परिणाम। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में आया चीन, कहा धौंस जमाने वाले को ताकत देती है चुप्पी। अमेरिका ने सेकेंडरी टैरिफ की दी चेतावनी। इजरायल की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, गजा पर हमलों में 83% आम नागरिकों की गई जान। इजरायल ने हमास के साथ बातचीत पर जताई सहमति। और चलते चलते में देखेंगे मंगल ग्रह पर मिले डायनासोर के अंडों को, वैज्ञानिकों की खोज में बड़ा माइलस्टोन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का बड़ा बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को पद के लिए बताया अनफिट। ट्रंप के फैसलों से ज्यादातर अमेरिकी नाखुश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा निकला झूठा, यूएस एम्बेसी बोली भारतीय चुनाव में नहीं हुई अमेरिकी फंडिंग। राष्ट्रपति ने कहा था 182 करोड़ रुपए दिए। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को बड़ी राहत, शाही परिवार को बदनाम करने के मामले में किए गए बरी। लेसे मेजेस्टे कानून के तहत हुआ था मुकदमा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, पुलिस ने लगाए $50 लाख के लेन देन के आरोप। पहले ही तख्ता पलट के आरोपों में है होम अरेस्ट। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि त्रिपक्षीय बैठक के जरिए इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी करते नजर आए। लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर जवाबी हमला करने का खुला आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रमणकारी देश के खिलाफ युद्ध सिर्फ आत्मरक्षा से नहीं जीता जा सकता। जैसे एक शानदार टीम के पास अच्छी डिफेंस हो, लेकिन उसे आक्रमण करने की इजाजत ना मिले तो जीत नामुमकिन है। बाइडेन ने यूक्रेन को सिर्फ बचाव करने दिया, जवाब देने नहीं दिया। और देखो क्या हुआ, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। यहां ट्रंप ने रूस का नाम लेकर उसे आक्रमणकारी देश तो नहीं कहा, लेकिन जिन हालात में उनका यह बयान सामने आया है उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि ट्रंप का इशारा रूस की ही तरफ था। ट्रंप का यह बयान यूक्रेन पर रूस के हालिया हमले के बाद आया है। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर भीषण हमला किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को भी निशाना बनाया गया। 2 क्रूज मिसाइलों से हुए इस हमले में कारखाने को भारी नुकसान हुआ है और कई लोग भी घायल हुए हैं, जिस पर ट्रंप की नाराजगी लाजमी है। इस बीच रिपोर्ट यह भी आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता से खुद को पीछे हटा लिया है। दावा किया गया है कि ट्रंप चाहते हैं कि पहले रूस और यूक्रेन बिना अमेरिका की मध्यस्थता के मिले, इसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए 3 प्रमुख शर्तों को सार्वजनिक कर दिया, जिनके तहत यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ना होगा, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा, तटस्थ रहे और पश्चिमी सैनिकों को देश से बाहर रखना होगा। पुतिन ने ये शर्तें ऐसे वक्त में सार्वजनिक की है जब ट्रंप का रुख पहले से बदला हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने वार्ता से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और यूक्रेन को रूस पर हमला करने की खुली छूट भी दे दी है। और यह भी तय है कि यूक्रेन इन शर्तों पर कभी तैयार नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब रूस यूक्रेन में युद्ध और तेज होने वाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान के शक्ति प्रदर्शन की। तो ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, कभी भी जंग शुरू हो सकती है और इसी के चलते दोनों ही देश जंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खासतौर पर ईरान अपनी हथियार क्षमता को बढ़ाने के साथ अब इसका प्रदर्शन भी कर रहा है।
जिससे इजरायल और अमेरिका को सख्त मैसेज दिया जाए कि अब अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान का पलटवार बेहद खतरनाक होगा। ईरान ने 2 दिन तक उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया है। 2 दिवसीय अभ्यास में ईरान की नेवी और एयरफोर्स पनडुब्बी यूनिट, तटीय और समुद्र आधारित मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टीमें शामिल हुई। अभ्यास शुरू करते हुए ईरानी नौसेना के जहाजों ने ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में मिसाइलें दागी। ईरानी सेना के प्रवक्ता हस्सानी ने बताया है कि हमने इस युद्धाभ्यास को इक्तेदार 1404 नाम दिया है। इसका मकसद समुद्री टारगेट भेदने के उद्देश्य से छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की सटीक क्रूज मिसाइलों को परखना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य युद्ध की तैयारी को बढ़ावा देना, कमांड क्षमताओं को बढ़ाना, निवारक क्षमता विकसित करना और ईरानी जनता में सुरक्षा की भावना का संचार करना है। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि फ्रिगेट IRIS सबलान और एक छोटे पोत IRIS गवनेह ने समुद्र में स्थित लक्ष्यों पर नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें दागकर उन्हें निशाना बनाया। अभ्यास के दौरान तटीय बैटरियों ने भी गोलाबारी की। ईरान की नौसेना में करीब 18,000 कर्मी हैं। बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में स्थित ये नौसेना ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और कैस्पियन सागर में गश्त करती है। इस युद्धाभ्यास को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार याह्या रहीम सफवी ने कहा है कि इजराइल के साथ भविष्य में किसी भी संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अभी पूरी तरह से युद्ध विराम की स्थिति में नहीं है, बल्कि युद्ध के ऐसे दौर में है जो कभी भी टूट सकता है। हमारा इजरायलियों या अमेरिकियों के साथ कोई प्रोटोकॉल या समझौता नहीं है। ईरान का इस अभ्यास में शामिल होना इजरायल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को दिखा रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दुश्मन को समझना चाहिए कि उसके किसी भी दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया जाएगा। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिकी टैरिफ पर चीन के रुख की। तो अमेरिका और चीन के बीच फिलहाल टैरिफ की जंग तो थम गई है, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका टैरिफ थोप रहा है, उस पर अब चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने तो अमेरिका को बुली यानी धौंस जमाने वाला ही बता दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को लंबे समय से फ्री ट्रेड से लाभ हो रहा था, लेकिन अब वो इसी टैरिफ को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और चीन इसका पुरजोर विरोध करता है। भारत पर लगाए गए इस भारी भरकम टैरिफ पर चुप्पी से सिर्फ बुली और मजबूत होंगे। ऐसे में चीन डटकर भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुप्पी धौंस जमाने वाले को ताकत देती है, जो हकीकत में दिखाई भी दिया, क्योंकि चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया तो अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन वहीं हिंदुस्तान की तरफ से उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिलने के चलते अमेरिका लगातार उसे आंख दिखा रहा है। और अब एक बार फिर व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्लोमेट पीटर नवारो ने टैरिफ को लेकर हिंदुस्तान को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली कम कीमतों पर रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके दुनिया भर में प्रीमियम कीमत पर बेचकर क्रेमलिन के लिए कपड़े धोने की मशीन की तरह काम कर रहा है। यह बकवास है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पर एक और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। नवारो ने कहा कि अब से सिर्फ 6 दिन बाद आप देखिएगा, मैं देख रहा हूं कि 27 अगस्त को सेकेंडरी टैरिफ लागू होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत इस रक्तपात में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। भारत शी जिनपिंग के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, यही वो कर रहा है। साफ है, जिस तरह चीन भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, दोनों देशों के बीच व्यापार दोबारा शुरू होने जा रहा है, उससे अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन अमेरिका जिस सेकेंडरी टैरिफ की बात कर रहा है, क्या भारत उस पर भी चुप रहेगा या अमेरिका को इस बार करारा जवाब मिलेगा, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात गजा पर इजरायल की चौंकाने वाली रिपोर्ट की। तो अब तक इजरायल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि गजा में उसके हमले आम लोगों पर हुए हैं। इजरायल की सेना यही सफाई देती रही कि वो हमास का सफाया कर रहा है, लेकिन इजरायल की कार्रवाई में अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसे लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू दुनिया के निशाने पर हैं। इस बीच गजा जंग को लेकर इजरायल की अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस गुप्त रिपोर्ट में बताया गया कि गजा में मारे गए हर 6 फलस्तीनियों में 5 आम नागरिक थे, यानी करीब 83% आम नागरिकों की जान इजरायल के हमलों में गई है। द गार्जियन की खबर के मुताबिक ये अनुपात आधुनिक युद्धों में शायद ही कभी देखा गया हो। द गार्जियन +972 मैगजीन और लोकल कॉल की संयुक्त जांच में यह खुलासा हुआ।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 तक गजा में कुल 53,000 लोगों की जान गई। इनमें से इजरायली इंटेलिजेंस डेटाबेस में केवल 8,900 लोगों को लड़ाका बताया गया है और बाकी सभी आम नागरिक थे। डेटा का एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इतने लंबे समय तक इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत दुर्लभ है। सीरिया, सूडान और युगांडा जैसे युद्धों में भी कुल मिलाकर इतना बड़ा अनुपात नहीं दिखा। यह आंकड़ा रवांडा और बोस्निया के सेब्रेनिका में सामूहिक रूप से लोगों की जान लेने वाली घटना से मेल खाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों को इजरायल की सेना ने हमास के लड़ाके बताया वो भी संदिग्ध है, क्योंकि इजरायल की सेना को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी को भी हमास का लड़ाका बता सकती है। जिस तरह से नेतन्याहू ने पूरे गजा पर कब्जे का आदेश सेना को दिया है, उसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि गजा में यह लड़ाई पारंपरिक युद्ध जैसी नहीं है। यहां उद्देश्य लड़ाकों से भिड़ना नहीं है, बल्कि नागरिकों का सफाया कर पूरे इलाके पर कंट्रोल पा लेना है। इजरायल के कई नेताओं ने खुलेआम कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बदले हर फलस्तीनी की जान लेनी चाहिए। इजरायल के कई सैनिकों का कहना है कि उन्हें आदेश था कि सामने आए हर शख्स को गोली मारो, वो चाहे कोई भी हो। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अरब देशों के उस प्रस्ताव पर इजरायल भी बातचीत के लिए तैयार हो गया है, जिसमें 10 जीवित बंधकों को छोड़ने के बाद 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया है। और अब चलते चलते में बात होगी मंगल ग्रह पर मिले डायनासोर के अंडों की। तो वैसे तो आप जानते हैं कि डायनासोर धरती से खत्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसे देखते हुए डायनासोर को एक्सटिंक्ट बताने वाली थ्योरी पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को डायनासोर के अंडे मिले हैं, लेकिन ये धरती पर नहीं मिले बल्कि मंगल ग्रह पर मिले हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर डायनासोर के अंडे जैसे दिखने वाली चट्टानी गठन की खोज की है, जो विज्ञान जगत में कई नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। मंगल ग्रह तो हमेशा से ही अपने रहस्यों से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। पहले ही यहां पानी की खोज की जा चुकी है और अब नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर डायनासोर के अंडे वाले निशान मिले हैं। दरअसल ये निशान वहां की चट्टानों पर है। चट्टानें डायनासोर के अंडे जैसी दिखती है। इस खोज ने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि क्यूरियोसिटी रोवर अपने हाईटेक उपकरणों के साथ मंगल ग्रह के सतह की गहनता से जांच कर रहा है। मास्ट कैम से इलाके की तस्वीरें ली जा रही हैं, वहीं केम कैम से चट्टानों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा सतह की सूक्ष्म बनावट को कैद करने के लिए महली और एपीएक्सएस जैसे उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि वैज्ञानिक इन बक्सेनुमा चट्टानों की तुलना धरती पर हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं से कर रहे हैं, जहां गर्म पानी और खनिजों की गतिविधि से अनोखी संरचनाएं बनती हैं। क्यूरियोसिटी रोवर का हर कदम वैज्ञानिकों की इस तस्वीर को और पुख्ता करता है कि प्राचीन मंगल ग्रह का विकास कैसे हुआ, और वैज्ञानिक जो इस ग्रह पर जीवन की संभावना की तलाश कर रहे हैं उसमें यह खोज बड़ा माइलस्टोन मानी जा रही है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।